अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, द कमिंग ऑफ आर्यंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है व्हाट कैन अ पोएम टेल अस अबाउट द पास्ट। ये जो पोएम यहाँ पे बताई गई है वो पास्ट के बारे में क्या बता रही है। यहाँ पर बेसिकली क्या बताया जा रहा है इस पोएम के अंदर कि कबाइल आपस में झगड़ा करते थे। किसके लिए झगड़ा करते थे? रेवड़ के लिए। कि रेवड़ क्या होता है? रेवड़ जैसे बकरी, शीप्स वगैरह, ठीक है। तो दो कौमें फॉर एग्जांपल ए और बी जो कबाइल होते थे वो जो है इसके लिए जंग करते थे कि रेवड़ किसका होगा। अगर उन्हें कोई रेवड़ नज़र आ जाता था या पता चलता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवड़ है तो दो जो है कौमें आपस में झगड़ा करती थी कि उस रेवड़ पे पहले कब्जा कौन करेगा। और उस दौरान जंग का माहौल क्या होता था वहाँ पे इस पोएम में यहाँ पे इस बारे में बात हो रही है। यानी जीत के लिए घोड़े जो तैयार किए जाते थे इस जंग में, जो ट्रेनिंग की जाती थी हॉर्सेस की, तो वो हॉर्सेस कैसे थे और वो किस तरह भागते थे शिकार की करने के लिए ताकि उन लोगों के कब्ज़े में क्या आ जाए, ये शीप और जो है बकरे वगैरह, गोट्स वगैरह उनके कब्ज़े में आ जाए। अब यहाँ पे देखें, पढ़ें। रशिंग टू ग्लोरी, जीत के लिए, टू द कैप्चर ऑफ हार्ट्स, ताकि जो है ये रेवड़ को पकड़ सकें। यानी मैंने आपको बताया गोट्स या शीप्स वगैरह। स्वोपिंग डाउन हैज़ हंग्री फैल्कन, जिस तरह एक भूखी फैल्कन जो है एक तरह का बर्ड होता है, जब उसको शिकार करना होता है ना तो वो झपटा मारती है, ठीक है। उसको अपना शिकार चाहिए होता है, जो चीज़ उसे अचीव करनी होती है, जो चीज़ उसे खानी होती है, उसके ऊपर क्या करती है, तेज़ी से उस तरफ दौड़ती है और अपना ही शिकार करने के लिए बहुत बेचैन होती है ताकि वो सबसे पहले अपना शिकार कर ले। दूसरी फैल्कन्स भी होती हैं, हर फैल्कन को ये होता है कि सबसे पहले वो शिकार कर ले, यानी शिकार उसके हाथ में पहले आ जाए, ठीक है। तो इसी तरह से घोड़ा भी क्या होता है, डार्ट्स यानी भागता है। इन द मिडल, एमिट का मतलब क्या होता है, बीच में। द रैंक्स ऑफ द चैरियट्स, यानी बहुत सारे चैरियट्स से, यानी गाड़ियाँ थी, व्हील से चलने वाली गाड़ियाँ थी जो आपस में क्या करती थी, कम्पीट करती थी ताकि रेवड़ उनके पास आ जाए। तो इसी तरह घोड़ा भी जो है वो बहुत तेज़ी से चैरियट्स के दरमियान में भागता था ताकि उसके मालिक को ये रेवड़ मिल जाए, यानी वो जीत जाए। स्पर्निंग द डस्ट, यानी धूल को उड़ाते हुए। एंड चैम्पियनिंग एट द बिट, और किसकी जीत के लिए कि शर्त लगाते हुए कि नहीं हम ही जीतेंगे, इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता था हॉर्स के अंदर। हिज बॉडी ओबीडियंट टू हिज ड्राइवर इन द बैटल, और जो हॉर्स की जिस्म है वो फर्माबरदार होता था, यानी जो उसका मालिक कहता था तो हॉर्स वैसा ही करता था। स्पीडिंग ऑन थ्रू द फाइटिंग, और वो अपनी स्पीड तेज़ करता था ताकि तेज़ी से लड़ाई कर सके। एट हिज डीप नी, और इसकी आवाज़, गहरी आवाज़ इतनी तेज़ थी, इतनी लाउड थी। नी का मतलब होता है लाउड वॉइस। लाइक द थंडर ऑफ हेवन, जैसे कि आसमान की गरज हो। द एनिमी ट्रेम्बल इन फेयर, और जिसकी गरज से, जिसकी आवाज़ से, घोड़े की आवाज़ से क्या हो जाए, दुश्मन भी खौफ से कांपने लगे। यानी घोड़े की आवाज़ ऐसी ही आती थी कि जो है दुश्मन भी कांप जाता था। ये एंशिएंट पोएम जो है वो पहली 6th सेंचुरी में BCE में लिखी गई थी, जो वार हॉर्स यानी जंग में जो इस्तेमाल होने वाले हॉर्सेस हैं उनके बारे में। बट हाउ डज़ द पोएट ट्राई टू मेक अस फील अबाउट द एनिमल, लेकिन पोएट हमें किस तरह बताना चाहते हैं, एनिमल के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं इस पोएम के अंदर। तो पोएट जो है वो क्लियरली ये बता रहे हैं कि हॉर्स की कैसी स्ट्रेंथ थी, स्पीड कैसी थी, और कितना बहादुर था जो हॉर्स था, वो कैसा था। और वो जो उस पोएम को पढ़े तो वो भी इसको पसंद करे, यानी हॉर्स की इस क्वालिटी को देखे। लेकिन क्या ऐसे जो लिखने से, जो ये पोएम से, इससे हमें कुछ लोगों के बारे में पता चल सकता है जो इन घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो उनके बारे में हमें कुछ क्लूज़ मिल सकते हैं। इस पोएम में जो है कैप्चरिंग हर्ट्स के बारे में बात हो रही है, यानी लोग जो है वो भाग रहे थे, यानी लड़ाई कर रहे थे, जंग कर रहे थे। किसके लिए? रेवड़ के लिए। कैप्चरिंग हर्ट से हमें पता चलता है कि जंग चल रही होगी। रैंक्स ऑफ चैरियट्स, मतलब वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे थे, क्योंकि व्हील की एडवांसमेंट जो है ना, व्हील की जो इन्वेंशन है वो टेक्नोलॉजी की तरफ इशारा करती है। एंड अ फैल्कन एंड सीम्स टू बी वॉर एक्साइटिंग, और फैल्कन यानी वो जोशीले बहुत थे। फैल्कन का यहाँ पे जो मेंशन किया है वर्ड, वो इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि इस पोएम में कि वो लोग जो है वो बहुत जोशीले होते होंगे, वो कौम बहुत जोशीली होती होगी। एंड सीम्स टू फाइंड वॉर एक्साइटिंग, और जो है इस पोएम से ये भी पता चलता है कि जो जंग होती होगी पहले, वो कैसी होती होगी, बहुत एक्साइटेड होती होगी। लेकिन हम किस तरह इस पोएम पे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये हमें कुछ हिस्टोरिकल सबूत दे सकती है कि कुछ लोगों के बारे में जो पास्ट में गुजरे हैं, क्या इस पोएम से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है व्हाट वर आर्यंस लाइक अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेद। ऋग्वेद के हिसाब से आर्यंस कैसे थे। ऋग्वेद क्या है? हिंदूज़ की बुक है, रिलीजियस बुक है, ठीक है। उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है, जो रिटन फॉर्म में जितना भी काम है, उसको हेम यानी भजन कहा जाता है। तो उसके अंदर ये पोएम लिखी हुई है, और ये पोएम क्यों लिखी गई थी, ताकि लोग जो है वो ये एक रिलीजियस पर्पज़ के लिए लिखी गई थी, ताकि जो जंग के लिए लोग जाते हैं उनके अंदर क्या हो, करे जाए, हौसला आए, हिम्मत आए, और वो जंग जब करें तो हौसले और हिम्मत से करें।
ठीक है, और घबराए नहीं। अच्छा, ये जो है यहाँ पे बात हो रही है कि ये पोएम जो है पहले बना ली गई थी, यानी क्रिएट हो गई थी, लेकिन इसको लिखा बाद में गया था ऋग्वेद के अंदर। और ये जो है उन्हीं हेम्स का हिस्सा है, यानी उन भजन का हिस्सा है जो ऋग्वेद में लिखे गए थे। और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन किसने पास की थी? पुजारियों ने और म्यूजिशियन के थ्रू पास हुई थी। यानी पहले लिखने का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था ना, तो जो पुजारी और म्यूजिशियन वगैरह होते थे तो वो इस भजन को गाते थे, इस तरह से पढ़ते थे कि लोगों को याद हो जाती थी। ठीक है, ऑल दो दे वर क्रिएटेड पार्टली फॉर रिलीजियस पर्पसेस, ये इसीलिए क्रिएट की गई थी ताकि जो मजहबी तौर पर मजहबी मकासद हासिल किए जा सके, ताकि जब भी कोई जंग हो तो लोग क्या हो, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला रहे और लोग जो है वो आगे बढ़े जंग के अंदर, जंग को छोड़ के भागे नहीं। कंटेन अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वे ऑफ लाइफ ऑफ पीपल कॉल्ड आर्यंस, और इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है किन लोगों के बारे में। जो ऋग्वेद है उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट ऐसा है जिसमें आर्यंस के बारे में हमें पता चलता है। ये माना जाता है कि सबसे पहले वो पाकिस्तान और इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में नज़र आए थे। जहाँ आज पाकिस्तान और नॉर्दर्न इंडिया है ना, वहाँ पर ये नज़र आए थे। कौन? आर्यंस की सिविलाइजेशन वहाँ डेवलप हुई थी। और ये वो वक्त था जब इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन का शिकार थी 1900 BCE में। ठीक है, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइनिंग का पीरियड था, उस वक्त आर्यंस जो थे वो क्या थे, उनकी सिविलाइजेशन ग्रो कर रही थी। अब यहाँ पर बात हो रही है आर्यंस और वार्ड लाइक ट्राइब। आर्यंस जो है वो कैसे थे? जंगजू किस्म के कबाइल थे। ट्राइब कबाइल को कहते हैं, और वार्ड लाइक यानी जंगजू थे। जो हिम है, जो भजन, जो आर्यन जो उसमें लिखी गई है ऋग्वेद में, उसमें पता चलता है कि आर्यंस के जो लोग थे, वो कबाइल जो थे वो कैसे थे? जंगजू थे, यानी लड़ने के लिए फाइटिंग करते रहते थे मुस्तकिल तौर पर। किसके लिए? कैटल के लिए और पेस्चर के लिए। कैटल मैंने आपको बताया था, गोट्स के लिए और शीप वगैरह के लिए लड़ाई झगड़े उनमें होते रहते थे। और पेस्चर यानी खेती बाड़ी के, जो खेत की ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी ये लोग झगड़े करते थे, जंगें करते थे। और ये भी पता चलता है इस टेक्स्ट के थ्रू जो कि ऋग्वेद में लिखा गया है कि ये लोग जो है अपने दुश्मनों के ऊपर बहुत भारी पड़ते थे, यानी अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। और अगर वो जंग कर रहे हैं तो इसका मतलब उनके पास पैसा होगा, क्योंकि बगैर पैसे के जंग नहीं हो सकती है। और ये भी मेंशन किया गया है ऋग्वेद के अंदर कि गोल्ड जो है वो उनके लिए ट्रेजर था, खजाना के तौर पे वो रखते थे गोल्ड को, लेकिन कॉइन्स का वो इस्तेमाल नहीं करते थे, जिसका मतलब ये है कि आर्यंस को पैसे का इस्तेमाल नहीं आता था। और वो कैटल उनके लिए हर चीज़ थी, यानी उनका वेल्थ सोर्स था। अगर जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल होंगे इतना मतलब, इसका मतलब वो उतना ही ज़्यादा अमीर होगा। ऋग्वेद में ये भी मेंशन किया गया है कि वो लोग, आर्यंस लोग जो है वो खेती बाड़ी करते थे, और उन्हें सीड्स को किस तरह से प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से उसको बुनते हैं, ज़मीन में डालते हैं, वो सारा प्रोसेस का तरीका भी उन्हें आता था। यानी सीड्स की बुनाई का तरीका, कि ज़मीन में कैसे डालना है, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, वो सब भी उन्हें मालूम था। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे देखिए लिखा हुआ है लव फॉर म्यूज़िक एंड डांस। आर्यंस जो है वो म्यूज़िक से बहुत लव करते थे। ठीक है, और ये सारी मैं तस्वीरें डाल रही हूँ जो चीज़ों का इस्तेमाल उन्हें आता था। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये सारे, जिनमें फ्लूट्स, हार्प्स, लूट्स और वैरायटी ऑफ सैम्बाल्स एंड ड्रम्स वगैरह शामिल हैं। दे ऑल्सो अपेयर्ड इन्जॉय सिंगिंग एंड डांसिंग, और ऐसा लगता है कि जैसे वो उन्हें सिंगिंग और डांसिंग से भी लगाव था। इंस्लेविंग अदर ट्राइब्स का मतलब है दूसरी कौमों को गुलाम बनाना। ऋग्वेद के मुताबिक आर्यन चढ़ावों के ऐसे ग्रोह थे, यानी ऐसे ग्रुप थे जो मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप बने हुए थे आर्यंस के, जो चढ़ावों को अपने पास रखते थे, यानी गोट्स और कैटल फार्मिंग करते थे, वो अपने पास रखते थे, और वो इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। और उन्होंने हिंदुस्तान में जो डार्क पीपल थे, जो उनसे पहले रहते थे, दासास, उनको उनके ऊपर कब्ज़ा हासिल कर लिया था उन्हें, और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। अब यहाँ पे सेटलमेंट्स की बात हो रही है, यानी आबादियाँ उन्होंने कहाँ कहाँ बनाई थी। आर्यंस ने आहिस्ता आहिस्ता सेटल होना शुरू किया, यानी वो एक जगह रहने लगे। लेकिन इनकी जो इमारत जिस तरीके से वो बनाते थे, वो बिल्कुल वैसी ही इमारतें बनाते थे, ऐसे घर बनाते थे जैसे कि गाँव में बने हुए होते हैं, लकड़ियों से बने हुए, ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जैसे, या जो जैसे शहर आबाद हो रहे थे। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इनसे पहले आई थी ना, तो ये सीख सकते थे कि किस तरीके से वो लोग घर बना रहे, लेकिन ये लोग लकड़ियों से घर बनाते थे, मड से नहीं बनाते थे। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थे, वो लोग बहुत सोफिस्टिकेटेड थे, यानी सब कुछ अच्छे से प्लानिंग करके अपनी सोसाइटी उन्होंने बनाई हुई थी, कि इन्होंने इंडस वैली के लोगों ने। लेकिन आर्यंस के लोग ऐसे नहीं थे। द पीरियड्स व्हेन द आर्यंस बिगेन टू इन्फ्लुएंस साउथ एशिया, वो दौर जब जो है आर्यंस ने इन्फ्लुएंस यानी असर डाला साउथ एशिया पे, वो पीरियड वैदिक पीरियड कहलाता है, जो कि 1500 से लेके 1100 BCE तक चला। यहाँ पर ऋग्वेद में जो स्क्रिप्चर लिखा गया है, जो टेक्स्ट लिखा गया है, उससे ये भी पता चलता है कि आर्यंस लोगों को प्रॉब्लम्स भी थी। लेकिन हम इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं, क्योंकि आर्यंस लोग जो है वो ये टेक्स्ट लिखने से कई साल पहले
उनकी जो सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गई थी और ये काफ़ी अरसे बाद ऋग्वेद लिखी गई थी। तो ऋग्वेद पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल है हिस्टोरियंस के लिए और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए। और उन्होंने जो है अपनी खुदाओं के लिए लिखी थी, रिलीजियस अपनी मजहबी पर्पसेस के लिए सारा टेक्स्ट लिखा था। लेकिन उन्हें खुद भी मालूम नहीं था जो इसके लिखने वाले थे कि हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कई हज़ार सालों के बाद जो है इन टेक्स्ट को पढ़ेंगे और इसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करेंगे आर्यंस के बारे में। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।